जय हिंद बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज जो प्रकाश का सेकंड चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, हमने बताया था कि किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब हम आगे प्रकाश किरण क्या होती है। तो जब प्रकाश स्रोत से जब गमन करती है सीधी रेखा में, तो उसी को हम कहते हैं कि प्रकाश किरण हो। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्या कर दिया है, बता दिया है। प्रकाश किरण हो गया हम लोगों का छाया। अब देखो, छाया के बारे में भी मैंने बताया था कि प्रकाश के एक गुण होता है कि अपने मार्ग में आने वाली अपारदर्शी वस्तुओं की एक छाया बनाता है। ठीक है, जब उसके आर पार नहीं जा पाता है तो उसकी छाया बनती है। ठीक है, तो वही मैंने लिखवाया कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल बता दिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन करने का मतलब, जैसे अगर कोई वस्तु है, किसी स्रोत से प्रकाश चल रहा है और जाने के बाद किसी वस्तु से टकराने के बाद फैल जाता है, तितर बितर हो जाता है। अर्थात देखो, यदि प्रकाश रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति, वही जो फैल जाता है, मुड़ जाता है किनारों पे, उसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके बारे में मैंने कल शायद डिस्कस किया था। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन में। इसको भी मैंने कल लिखवा दिया था। प्रकाश का जो परावर्तन है, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। इसका डायग्राम वगैरह भी देख लिया था कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाती है जिस माध्यम से यह आता है। इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश के गुण पढ़ा था, प्रकाश के स्रोत पढ़ा था और प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को कल बताया था, ठीक है, हाँ चलिए, हमने आप लोगों को कल बताया था कि प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है जिस माध्यम से आती है, तो इसी परिघटना को हम लोगों ने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यह पता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए, जो यह है, यह किरण प्रकाश की आ रही है और यह एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश किरण इस दिशा में चली गई, आई इस दिशा में, चली गई इस दिशा में। तो जो आती किरण है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? मैंने कल शायद बताया था आप लोगों को कि आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण? आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण चली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, और इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। कौन सी रे? इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे कहते हैं। अब एक बात और आपको बता दूं कि मैंने बताया था प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम मैंने बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखो, अभिलंब है, यह क्या है? अभिलंब खींचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है आर, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम आई से दर्शाते हैं। तो पहला नियम था हम लोगों का कि कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण बराबर क्या था? परावर्तन कोण। फिर मैंने दूसरा नियम बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, इसको नॉर्मल क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तीनों तथा यहाँ पे जो आपतित बिंदु होता है, क्या होता है? आपतित बिंदु। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का दूसरा नियम था। इसका मैंने आप लोगों को एक फिगर भी दिखाया था, रुकिए दिखाते हैं। देखिए,
देखिए यही फिगर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि देखिए जो किरण आती है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। इस किरण को हम क्या कहते हैं, इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। और ये आपतन कोण था, या परावर्तन कोण था, और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती थी उसे हम आपतन बिंदु कहते थे। क्या कहते थे? आपतन बिंदु कहते थे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा इसको। अच्छा, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कल बता दिया था। तो प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ लिया था, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ लिए थे। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसमें हम लोगों को देखो क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन यही चीज़ है, सेम टू सेम मैंने जो अभी बताया था कि आपतन कोण, देखो वही चीज़ है, ध्यान दीजिए कि आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण क्या है, आर है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, समान होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में। यही होते हैं परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन का नियम केवल गोली दर्पण सहित परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। देखो परावर्तन का नियम गोली दर्पण सहित, गोली दर्पण आगे आप लोग पता चलेगा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब। देखो हाँ, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, इसको सुन लो। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए चिकना समतल पृष्ठ दिख रहा है, और विसरित में क्या होता है कि यहाँ पे खुरदरा पृष्ठ होगा और प्रकाश की किरण आएगी और आके यहाँ पे विसरित हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, प्रकाश किरण आती है, आके इधर उधर फैल जाती है, मतलब एक पैटर्न में नहीं होता है। ठीक है, देखिए नियमित परावर्तन जो होता है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, जो नियमित परावर्तन होता है, जैसे ये ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम में जाता हुआ एक समांतर प्रकाश पुंज, कौन सा, एक समांतर प्रकाश पुंज चिकनी पॉलिश की गई सतह पर टकराने के बाद इससे एक समांतर पुंज के रूप में किसी निश्चित दूसरी दिशा में निकलते हैं, इसे नियमित परावर्तन में होता क्या है कि देखो मैंने जो बताया कि यहाँ पे एक चिकना समतल पृष्ठ है। ठीक बच्चा, अब देखिए यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, ऐसे प्रकाश तो आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे टकरा रहा है और टकरा के किसी दूसरी दिशा में, निश्चित दिशा में, अब सेम एकदम जैसे वो जा रहा है ऐसे भी जा रहा है, जैसे आ रहा है ऐसे भी जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। रेगुलर रिफ्रैक्शन, कौन सा, रेगुलर रिफ्लेक्शन का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी के अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे विसरित परावर्तन, उसको नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए अनियमित या विसरित परावर्तन, जो अनियमित है या विसरित परावर्तन है, इसके बारे में देखिए कि ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम में से जाता हुआ एक समांतर प्रकाश पुंज किसी खुरदरे सतह पृष्ठ पर टकराने के बाद प्रकाश के सभी दिशाओं में बिखरने के प्रभाव को ही विसरित परावर्तन कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो नियमित परावर्तन था, नियमित परावर्तन में क्या होता था कि जो आपका जो सतह होती थी एकदम समतल सतह होती थी। कैसी होती थी, समतल सतह होती थी, और वहाँ पर प्रकाश ऐसे आता, प्रकाश पुंज आता था और एक निश्चित डायरेक्शन में क्या होता था कि मुड़ जाता था। ठीक है, ये होता था हमारा क्या, नियमित परावर्तन। किंतु क्या है कि अनियमित या विसरित परावर्तन में क्या है कि जो आपका जो परावर्तक पृष्ठ होगा यह खुरदरा होगा, तो जब प्रकाश इधर से आएगा तो कहीं इधर जाएगा, इधर से आएगा तो इधर जाएगा, इधर से आएगा तो इधर जाएगा, मतलब उसका किधर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यही है आपका क्या, अनियमित परावर्तन। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं दर्पण क्या होता है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस चैप्टर की जान बोले तो पूरा चैप्टर ही इसी पे आधारित है। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण। दर्पण बोले तो मिरर, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मिरर बोलते हैं, मिरर। ठीक है, जो हमारा है मिरर बोलते हैं इसको। चलिए अब देखिए ध्यान से, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण जो अपने सामने किसी रखी हुई वस्तु का
प्रतिबिंब बनाता है उसी को हम दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण की परिभाषा, ये एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। मतलब ये एक परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने की रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। तो दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी किसी वस्तु का क्या बनाता है, इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात कोई वस्तु उसके सामने रखी हो तो उसका हूबहू प्रतिबिंब कौन बनाता है, दर्पण। दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गोली दर्पण को भी हम लोग आगे बांटते हैं। जो गोली दर्पण होता है उसको भी दो भागों में बांटा जाता है, और एक दर्पण होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये तो मेनली उनके परावर्तक पृष्ठ के ऊपर हम लोग उसको मतलब के आधार पे हम उसको क्या करते हैं कि बांटते हैं। आगे हम देखेंगे, विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। तो चलिए देखिए समतल दर्पण क्या होता है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है एकदम सीधा और सपाट होता है। अर्थात देखो मान लीजिए कोई दर्पण है, इसको पीछे से ऐसे ऐसे कलई कर दिया गया, इधर वाला जो सतह है एकदम समतल है। कैसा है, समतल। तो इसको हम कहेंगे समतल दर्पण। पीछे क्या होगा, पेंट या कलई किया हुआ होगा। इसको M1 से या M2 से दर्शा दिए। जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसको याद रखना कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी आगे पता चलेगा कि इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट। समतल दर्पण का देखिए उपयोग कहाँ होता है, तो हर घर में समतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, चेहरा देखने में। चलिए तो समतल दर्पण का हम लोग उपयोग भी पढ़ लेते हैं। जो समतल दर्पण है इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया ही था कि सबसे ज़्यादा, जिसे आप लोगों को भी पता होगा कि सभी लोग जब चेहरा देखना होता होगा, बाल झाड़ना होता होगा, तुरंत मिरर उठा लेते हैं हम लोग, तो पता नहीं होगा इससे पहले कि कौन सा मिरर है वह होता है समतल दर्पण। कौन सा मिरर होता है, समतल, मतलब प्लेन मिरर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग आप लोग देखेंगे मार्केट जाते होंगे, सैलून वगैरह जाते होंगे, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में भी जाती होंगी, तो वहाँ पे भी लगा होता है, बड़ा बड़ा लगा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण जो होता है सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि देखिए समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, या ये इसी को मैं मान लेता हूँ समतल दर्पण है। अगर मैं इसके सामने ऐसे खड़ा हो जाऊँ और खड़ा होकर देखूँ तो मेरा इमेज अगर साफ साफ इसी पे दिखाई दे रहा है तो हमारा इमेज जो दिखाई देता है वो सीधा इमेज होता है। कैसा इमेज होता है, सीधा होता है और आभासी होता है, क्योंकि उसको हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए उसको हम आभासी कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। अगर मैं कहूँ कि देखिए ये हमारा क्या है, इस बोर्ड को मैं मान लूँ कि कोई प्लेन मिरर है और इससे मैं 5 मीटर की दूरी पे यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और मैं मेरा प्रतिबिंब इसमें कहाँ पे बनेगा, तो दर्पण में 5 मीटर पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, अब देखिए तो इसीलिए इसके द्वारा बना आभासी और सीधा होता है। बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है आपका आभासी और सीधा। प्रतिबिंब के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पे क्या होता है, बिंब। बिंब मतलब देखो बच्चे ध्यान सुना, बिंब मतलब होता है वस्तु। आप लोगों को बहुत जगह देखने को मिलेगा कि बिंब लिखा रहेगा, बिंब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, इंग्लिश में इमेज जानते होगे, और बिंब मतलब वस्तु। वस्तु को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सामने रखा होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है, तो चलिए जिन बच्चों को आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर आंसर देंगे। तो गोली दर्पण मतलब एक ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले या किसी परावर्तक गोले का, ठीक है, भाग होता है, उसी को हम कहते हैं गोली दर्पण। ठीक है, एक मिनट फिर से देखिएगा कि एक ऐसा दर्पण जो किसी गोली परावर्तक पृष्ठ का भाग होता है, उसी को ही हम कहते हैं गोली दर्पण। अब देखो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कोई गोला है, ऐसे गोला है, ठीक है, तो इसमें दो पृष्ठ होते हैं। अगर मैं कहूं इरेजर ले लूं, एक मिनट, तो यहां से अगर मैं कहूं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है,
हाँ, तो अब देखिए इसके दो पार्ट्स बने हुए हैं, एक इधर, अगर इधर कलई कर दिया जाए ऐसे ऐसे, एक पीछे कर दिया जाए, ठीक है। तो एक है उभरा हुआ पृष्ठ बना है, एक है धसा हुआ। तो जो उभरा पृष्ठ होता है इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल। और जो धसा पृष्ठ होता है उसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। अ माने होता ही है धसा हुआ। क्या होता है? धसा हुआ। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या, गोली दर्पण क्या होता है। कि इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र मुड़ा होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। वही चीज़ मैंने बताया कि एक ऐसा दर्पण जो किसी गोले का या किसी परावर्तक, गोली परावर्तक पृष्ठ का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। परिभाषा, अच्छा हाँ देख लीजिए, एक ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। वही चीज़ मैंने बताया कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली होता है। इसे ही गोली दर्पण कहते हैं। इसकी वक्रता के आधार पर इन्हें हम दो प्रकार से बांटते हैं। तो इन दोनों प्रकार को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए जो होता है अब ध्यान सुनिए कि अगर कोई पूछे, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि गोली दर्पण क्या होता है। एक ऐसा दर्पण जिसका जो किसी गोली परावर्तक पृष्ठ का भाग होता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। एक ऐसा दर्पण जो किसी गोली परावर्तक पृष्ठ का भाग होता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। इसको वक्रता के आधार पे हम देखो, वक्रता के आधार पे, एक मिनट, इसे हम वक्रता के आधार पे दो भागों में बांटते हैं। देखिए कौन कौन से भाग में बांटते हैं। तो मैंने बताया था कि जो उभरा है, अभी देखो एक ऐसे है बाहर से कलई किया हुआ है और एक क्या है? अंदर से, ठीक है। तो जो अंदर से कलई किया हुआ है, तो यहाँ पे उभरा हुआ पृष्ठ है, तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। और जो धसा हुआ भाग है इसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एक ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग सीखेंगे अवतल पृष्ठ क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने एक क्या बताया था आपको, एक गोला हमने ले लिया। क्या ले लिया? एक गोला ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने क्या किया कि इरेजर उठाया और इसको बीच से ऐसे दो भागों में बांट दिया, ठीक है। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। अब मैं कहूँ कि इसमें ऐसे कलई कर दिया जाए, अंदर से पेंट कर दिया जाए और इसको बाहर से पेंट कर दिया जाए, ठीक है। जब बाहर से हम पेंट कर देंगे, अब देखो तो जिसका अब ये वाला प्लेन है, यहाँ पे धसा हुआ भाग क्या है? प्लेन है। प्लेन मतलब परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पे जो परावर्तक पृष्ठ जिसका उभरा होता है, इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? धसा होता है। क्या होता है? धसा होता है। धसा मतलब होता है अवतल, जिसका तल क्या हो? धसा हो, अवतल। ऐसा दर्पण जिसका तल धसा होता है, परावर्तक पृष्ठ धसा होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और उ मतलब होता है उभरा हुआ। क्या होता है? उभरा हुआ। तो एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं, देखिए इसकी डिफिनीशन को हम लोग देख लेते हैं। डिफिनीशन में वही दिया हुआ है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, देखो मैंने अभी बताया कि जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा उसे हम उत्तल दर्पण, और जिसका धसा होगा उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा अब हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ। अच्छा देखिए, अगर इसको मैं कहूँ कि यह एक गोला है, तो इस गोले का कहीं न कहीं केंद्र होगा, ठीक है। तो जब कोई गोली दर्पण किसी गोले का भाग होता है, तो उस गोली दर्पण का जो केंद्र होता है, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। एक मिनट फिर से देखिएगा कि जब कोई गोली दर्पण
किसी गोली परावर्तक पृष्ठ का भाग होता है तो उसका एक केंद्र होगा, उसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे हम सी से दिखाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, इसे सी से दर्शाते हैं। वक्रता बिंदु या वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हमसे कोई पूछे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोली दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को ही, गोली परावर्तक पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे हम किस अक्षर से दर्शाते हैं? तो इसे हम कैपिटल सी से दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पे भी दिया है कि गोली दर्पण का केंद्र बिंदु को वक्रता बिंदु या वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम किससे दर्शाएंगे? सी से दर्शाएंगे। देखिए यही जो गोली दर्पण हमारा था, जो गोली परावर्तक पृष्ठ था, इसका जो केंद्र था सी, इसी सी से हम वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव सीखेंगे, मुख्य अक्ष सीखेंगे और उसका मुख्य फोकस बिंदु सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो दर्पण का ध्रुव क्या होता है देखिए दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, यहाँ पे इसको समझने लायक चीज है कि मान लीजिए कोई दर्पण है। ठीक है, हाँ एक दर्पण है ऐसे, तो जो यह इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ बोला जाएगा। ठीक है, तो किसी दर्पण की गोली दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ, इसको M1 और M2 मान लिया जाए, इसको द्वारक कहते हैं। क्या करते हैं? द्वारक। तो किसी जो गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु को हम किसी और कलर से दिखाते हैं। ठीक है, देखिए जो मध्य बिंदु होगा, इसी मध्य बिंदु को हम P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से। और इसी मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे? हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में इसको हम पोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? पोल बोलेंगे। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा उसे पोल कहेंगे और इसी ये एक गोला बनेगा। ठीक है, इसको अगर मैं कहूँ कि ऐसे करके बनाया हूँ तो गोला बनेगा और इसका एक केंद्र बनेगा जिसे हम सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके जो जाने वाली रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके जो जाने वाली रेखा होती है, ठीक है, उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? उसी रेखा को, ठीक है, उसी रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यहाँ पे है आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होके जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ध्रुव को पोल बोलेंगे, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो दर्पण का ध्रुव है इसको P से दर्शाते हैं और इसका वक्रता केंद्र C से, द्वारक को M1 M2 से दर्शाएंगे। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो अभी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सॉरी, वक्रता ध्रुव हो गया हमारा, फोकस अभी बाकी है। वक्रता त्रिज्या बता दूं, फोकस दूरी बता दूं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। हम लोगों ने सीखा दर्पण का ध्रुव सीखा, दर्पण का वक्रता केंद्र सीखा और मुख्य अक्ष सीखा। तो मैं बता दूं कि यह एक गोला का भाग है। किसका भाग है? एक गोले का भाग है। तो वक्रता केंद्र C और इसके ध्रुव P के बीच की जो दूरी होगी, इसे हम एक अंग्रेजी के अक्षर
आर द्वारा दर्शाएंगे। किसके द्वारा दर्शाएंगे? आर के द्वारा दर्शाएंगे। इसी आर को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब वक्रता त्रिज्या की कोई डिफिनीशन पूछे तो क्या बताएंगे? हम कहेंगे कि जो गोली दर्पण होता है, जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले की त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या मतलब सेंटर सी और जो हमारा परिधि होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को तो ही हम क्या कहते हैं? इसी दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारी हो गई किसकी परिभाषा? वक्रता त्रिज्या की। अगर कोई फोकस दूरी पूछे कि फोकस दूरी क्या होती है, तो हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की जो आधी होती है, इसे हम स्मॉल एफ से कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाएंगे? कैपिटल एफ से। इसको मुख्य फोकस भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा अलग होती है, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? द्वारक M1 और M2 क्या हैं? द्वारक हैं। तो कोई पूछे M1 M2 क्या हो गए? M1 M2 बराबर द्वारक होंगे। द्वारक, इसको अपार्चर बोलते हैं, अपार्चर। ठीक है, M1 और M2 अपार्चर हो गए। P क्या हो गया हमारा? P ध्रुव हो गया, P हमारा ध्रुव हो गया। ठीक है, P हो गया हमारा ध्रुव। और C क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। और F, इस कैपिटल F हमारा हो गया मुख्य फोकस। क्या हो गया? मुख्य फोकस। ठीक है बच्चा, कैपिटल F हमारा क्या हो गया? मुख्य फोकस। ठीक है, हमने C के बारे में पढ़ा, F के बारे में पढ़ा, P के बारे में पढ़ा, R के बारे में पढ़ा। तो हम लिखेंगे कैपिटल R क्या है हमारा? तो यह है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या हमारी क्या है? R है। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। P ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं। फिगर में आप लोग देखिए, मैं फिगर इधर ला के दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो देखिए फिगर में यहाँ पे P बिंदु करके दिया हुआ है। ठीक है, जो ये P दिखाई दे रहा है, यह क्या है? हमारा पोल है। यहाँ पे भी P है, यह क्या है? P है। P हमारा क्या है? पोल है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मैंने बता दिया कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र व गोली दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मैंने जस्ट अभी आपको क्या है समझाया है। अब आते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु पर। मुख्य फोकस के बारे में अभी मैं बताऊंगा और फोकस दूरी के बारे में भी बताऊंगा। चलिए हम लोग एक बार फिर से चलते हैं पीछे। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा मुख्य अक्ष था, इसको मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस। तो गोली परावर्तक जो पृष्ठ होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान सुनिएगा, जो हमारा मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या होगी? ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती हैं, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और मैं बता दूं कि मुख्य फोकस और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है, इसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। स्मॉल एफ क्या होता है? तो स्मॉल एफ बराबर होता है हमारा फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। ठीक है, फोकस दूरी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको बता दूं यहीं पे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, उसी संबंध को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही लास्ट चीज़ है, इसी को पढ़ा के आज के लिए रहने दूंगा। तो देखिए फोकस एक मिनट रुक जाइए। जो हमारी त्रिज्या है आर बराबर क्या होता है? आर बराबर यह जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की
दोगुनी होती है। अर्थात कहने का मतलब कि जो हमारी फोकस दूरी होती है F इक्वल टू होता है R/2। क्या होता है? R/2। ठीक है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो अगर कहीं या कभी भी पूछे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, इसी एक प्रश्न आता है, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो R/2F या F/R/2। यह प्रश्न विकल्प के रूप में जब आता है तो ऐसे उल्टा उल्टा करके देता है। देखिए, देने के लिए दे देगा F/R/2 2R, F/2R दे देगा, R/F/2। इसी में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज में। देखिए, हमेशा R होता है बड़ा, F होगा छोटा। तो जब F छोटा होगा तो R का आधा होगा, R बड़ा होगा तो F का क्या होगा? दोगुना। यहाँ पे क्या है? F R का दोगुना नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। R कभी F का आधा भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। ठीक बच्चे, तो यही है आज के लिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।